तो यूपी पुलिस ने कभी अपने आप को कमजोर साबित करते हुए डकैतों के साथ समर्पण नहीं किया। अच्छा, आपके दौर में किस किस डकैत ने आत्मसमर्पण किया डर की वजह से? अच्छा, रतूड़ी साहब ने किसी को मार पाया था डकैत को? किन डकैतों को? अच्छा, तो कई बार ऐसा नहीं होता था कि जैसे आपने किसी डकैत पर धावा बोला या उसको पकड़ने की कोशिश की, तो किसी लखनऊ से या दिल्ली से किसी बड़े नेता का फोन आ गया कि ऐसा है, वो मेरा आदमी है? ये खिल्लू ये डकैत हुआ, अंदावा का मशहूर था खिल्लू, वो सबका गुरु था। अब हमने 2006 में मार पाया। तो जब एक किस्सा आपको बता रहा हूँ, जब ये खिल्लू से बैठा लिया हमारी और मेरे सामने पैसा भी ले लिया और मेरे नाती गर्दन काट के नदी फेंक दी। तो मनोज जी बेहड़ को हमने फायरों से मतलब बरसात वो पकड़ छूटी। एक्चुअल में अच्छे डॉक्टर थे, उससे 5 करोड़ की मांग हो रही। हम ऐसे बैठे थे, तो एक आदमी जमुना से मछली लटकाए ऐसे जैसे रास्ता भी आए हो ऐसे जा रहा था। रतूड़ी साहब के साथ हम भी थे। तो गाड़ी नौरंगाव चौराहे पे थी और फूलन देवी की गाड़ी, एसपी भिंड की गाड़ी टैक्सी मंदिर पे थी। इतना इटावा में टैक्सी मंदिर? हाँ जी। हाँ। तो हम पीछा कर रहे थे, वो आगे भाग रहे थे। वो बुरका पहने थी फूलन देवी, बुरके में ले गए थे, तो लिहाजा नहीं पकड़ पाए। फिर वो चंबल पार करके अपने भिंड में घुस गए। नहीं तो एमपी की पुलिस के साथ फूलन देवी थी? एमपी पुलिस ले गई उसको, यहाँ से बैठा ले गाड़ी में। अच्छा, और आप लोग पकड़ना चाहते हो यूपी पुलिस? तो ये क्या श्रेय लेने की होड़ थी? नहीं, कैसे? उन्होंने मना कर दिया था। रतूड़ी साहब के पास प्रस्ताव आया था सरेंडर करने का, नहीं हमारी सरकार के पास प्रस्ताव गया था, तो सरकार ने मना कर दिया था हम सरेंडर नहीं करते डकैतों का। मध्य प्रदेश सरकार ने कई सरेंडर कराए, पहले भी कराए थे। हमारी जैसे बात हुई, फूलन देवी की बहन जी से बात हुई या सीमा परिहार जी से बात हुई, तो ये लोग ये कहते थे कि हम लोग जो सरेंडर है वो एमपी में जाके करते थे। उसका कारण ये था कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थी ये बड़ी खूंखार थी और ये धोखेबाज थी। इसका कोई ये नहीं था कि अगर इसने कह दिया कि हम आपको बचा लेंगे और क्या पता कि पकड़ के मार दे। तो क्या उस समय उत्तर प्रदेश की छवि थोड़ी खूंखार टाइप की थी कि बदमाशों को मारने में बहुत अव्वल थी वो? मनोज जी, मैं आपको साफ कर दूं, फूलन देवी, रामाश्रय, इन्होंने काफी प्रयास किया यूपी में सरेंडर करने का। अच्छा, सरकार तक इन्होंने आवेदन दिया, किसी माध्यम से खबर पहुंचाई, पर सरकार भी तैयार नहीं। यूपी पुलिस तो कतई तैयार कभी हुई नहीं सरेंडर करने के लिए। आप न्यायालय हाजिर हो जाइए, हो जाइए, अपने मुठभेड़ मारे जाइए, दो ही विकल्प थे। तो इसके पीछे कारण क्या? कारण है कि वो एमपी पुलिस संरक्षण दे के कि हम मारेंगे नहीं, आप आइए। जलसा किया उन्होंने, मीटिंग की और सरेंडर कराया सबके सामने, असले उन्होंने रखे। हम गए थे फिर। अच्छा, रतूड़ी साहब के, फूलन देवी पेचुए साहब, आपने हमको एक दिन भी रुकने दिया अपने क्षेत्र में। तो यूपी पुलिस ने कभी अपने आप को कमजोर साबित करते हुए डकैतों के साथ समर्पण नहीं किया। अच्छा, तो ये तो मुठभेड़ और डकैतों की जो बारे में चर्चाएं हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी आपसे एक पर्सनल सवाल ये है कि जिस समय आप कॉम्बिंग करने जाते थे, कि आपके जो परिवार वाले, घर वाले लोग आपकी चिंता को लेकर कभी ऐसा नहीं कहते थे कि पुलिस की नौकरी छोड़ दो, क्यों पड़े हो इस बीहड़ में, या कभी कोई गोली मार देगा, बच्चे कहाँ भटकेंगे? इस तरह का पारिवारिक दबाव आपके ऊपर नहीं पड़ा? ऐसा है गुरु जी, ये तो देखो हर परिवार में होता है। हर पुलिस वाला इन में नहीं घुसता मुठभेड़ों में। हर पुलिस वाला की अलग अलग क्वालिटी होती है। हिम्मत ही कॉम्बिंग कर पाता है, हिम्मत ही मुठभेड़ कर पाता है। जिसको ये परवाह नहीं होती कि मरूंगा या क्या मेरे साथ घटना हो जाएगी, मेरे बच्चे के, ऐसा नहीं है। उसके एक जज्बा होता है कि अब हमें बेहड़ घुस गए तो कॉम्बिंग कर रहे हैं। हो गई मुठभेड़, हो गई, कई बार हुई, हमारी 2 गोली लगी, ये देखो ये पार हुई है हाथ में। अच्छा, तो ऐसा नहीं है। बच्चे भी कहते हैं, हर का बच्चा कहेगा, कोई हो परिवार कहेगा, अरे क्यों मरने जाते हो, क्या होता है। परंतु हमने घुस के मुठभेड़ की, यूपी पुलिस ने घुस के मुठभेड़ की। सरकार ने इन गैंगों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर दिया। अच्छा, रतूड़ी साहब के जमाने में हेलीकॉप्टर से कोई, क्योंकि वो आवागमन था नहीं, गाड़ियां पहुंच नहीं पाती थी। अगर जाते भी थे सहसों और लवेदी तो फूफ हो के जाते थे। फूफ से कच्ची रास्ता थी, तो जीपें थी तब। अब तो अच्छी गाड़ियां आ गई हैं, तो जीपें थी खुली, बरसात होती थी, कांटे, खाना है नहीं, लाई चना जेब में रख लिया, पीठ पे खा रहे, नदी का पानी पी रहे।
तनख्वाह उस समय क्या मिला करती होगी? 165 रुपए। मतलब 165 रुपए एक महीने की तनख्वाह पाने के लिए आप अपना जीवन जो है दांव पे लगा के डकैतों के बीच कूद पड़ते। तब के 165 मानवर इतने थे कि तब 5 रुपया किलो घी था देसी। अच्छा। और 100 रुपये बच जाते थे और मैस में रोटी खाते थे होटलों बढ़िया। तब इतना महंगाई नहीं थी, तो ये धीरे धीरे बढ़ती गई, तब हम 165 में भर्ती हुए। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि ये जो चंबल पट्टी है या जिसको बिहड़, ये कम से कम मेरे ख्याल से 50-60-100 किलोमीटर का लेखा होगा कि ज़्यादा होगा। ये अब ऐसे चंबल की बेल्ट है, कोटा से लेकर और उधर मैहर तक बताते हैं चले जाते हैं ये लोग। तो इस पूरी बेल्ट में तो सैकड़ों गैंग हुआ करते होंगे। रजिस्टर्ड गैंग यही थे जो बता रहा हूँ। हाँ, मतलब 10-12 छोटे भैया गैंग तो बहुत थे लोकल क्षेत्र। अब ये चंबल जो आई है आपकी अकेली आई है इधर से। हाँ। उसका बेहड़ सीमित है। उसके चंबल के किनारे ही है, क्योंकि नदी गहरी है, सबसे ज्यादा नीची नदी है, साफ पानी है। तो ये जो बेहड़ है आगरा से वहाँ जैतपुर से चला है, ये इसका दायरा संभवत है 20 किलोमीटर चौड़ा है। और अब आगरा से लगाइए आप फतेहपुर तक, कितना किलोमीटर हो गया? हाँ, कहोरैया, हमीरपुर 300 किलोमीटर मान लो, 300-400 मतलब इतना लंबा ये भीड़ है। तो आप कहाँ तक गैंग के पीछे भागोगे, कितने रखे तो पीछे भागोगे? यही वजह थी कि डकैत सेफ बने रहते, उन्हें कॉन्फिडेंस रहता था कि हम भीड़ में पहुंच गए तो अब हमें शायद कोई अब उनको डकैतों को सुरक्षा मिलती थी। पुलिस के पास खबर आती थी 2 दिन बाद, यहाँ गैंग आया है, मुखबिर आया बेचारा, ढूंढता ढांढता, और वो पहुंचे तो उनको भाई क्षेत्रीय डर की वजह से कहिए कैसे कहिए, तो वो उन्हें खाना पीना राशन सब मुहैया कराते थे। चंबल के किनारे, उनके किनारे, नदी के किनारे ज्यादातर गैंग रुकते थे, पानी की व्यवस्था थी। तो अब जैसे एक थ्योरी इसमें ये भी चलती है कि जो इलेक्शन होते थे उस समय, तो इलेक्शन में जो डकैत होता था वो पूरा इलेक्शन प्रभावित कर देता था। वो चिट्ठी लिख के भेज देता था और या संदेश दे देता था कि फला कैंडिडेट को आपको वोट देना है। तो उस समय पुलिस क्या करती थी? इलेक्शन के दौरान आपकी तो ड्यूटी रहती होगी, उस समय आप लोग कैसे पार पाते थे इस तरह की घटनाओं से? देखो, पुलिस का मजबूरियां हैं, इलेक्शन होना है। अब फरमान मेरी समझ से 4-5 गैंगों के चलते थे। अच्छा। एक तो रामाश्रय अपने क्षेत्र में चलते थे, ये नहीं कहे यहाँ भी कर दे वहाँ भी कर दे। जैसे रामाश्रय फक्कड़ का क्षेत्र था, लवेदी बखेबर के बीच में, जहाँ ब्राह्मण वाल क्षेत्र था, वहाँ वो रहते थे। रामाश्रय ब्राह्मण थे? हाँ, फक्कड़ राम। अच्छा। और निर्भय ठाकुर थे। निर्भय तो गुर्जर थे। गुर्जर रज्जन का उधर रहता था, जगजीवन का लवेदी के उधर रहता, उधर रहता। तो ये अपने क्षेत्र में ये इतना फरमान था कि प्रधान ये जीतना है, मतलब विधायक और सांसद। हाँ, नहीं, प्रधान ये जीतना है, तो कोई खड़ा नहीं होता था, वो प्रधान हो जाता था। अच्छा। फिर आओ विधायकी पे, तो सारे नेता संपर्क करते थे। हमें पता, रिटायर हो गया हूँ, ये जाके संपर्क करते थे, जाते थे, वोट मांगने जाते थे। हमारा फरमान तो जिसका जैसा पल्ला हो गया वैसा उन्होंने फरमान जारी कर दिया। जो ज्यादा पैसे दे दिया या अब कुछ भी कहिए, अपना जैसे सौदा पट गया, जैसे भी उनका वैसे मान गए, राजी से मान गए, वैसे मान गए, तो वो फिर नेता मदद करते थे उनकी हर तरह से। तो क्षेत्रवाद उनका फरमान चलता था। ये बात सही है। क्यों चलता था कि तब पुलिस जाती थी चुनाव ड्यूटी, तो चुनाव पार्टियां पहुंच गई। कैसे? पैदल 10-10 किलोमीटर पेटी लाद के, सवारी जा नहीं पाती थी, तो पोले में पहुंचना है। अब पहुंच गई, उन्हें खाना भी खाना है, तो भाई वो मजबूर थी। जो खिलाएगा फरमान वाला वो खाना खाएंगे, खाते थे। उन्हें चुनाव कराया, पेटी लादी, सिर पर धरी, चले आए। चुनाव हुआ, कोई शिकायत करता नहीं था चुनाव की, तो भाई उसमें क्या, चुनाव आयोग तो कुछ कर नहीं सकता। जब कोई शिकायत पहुंच ही नहीं जाए, जब नहीं कोई शिकायत करे तो उसमें वो कोई शिकायत ही करने वाला नहीं है कि चुनाव फर्जी हुआ। व्यवहारिक समस्याएं भी तो थी कि मतलब चुनाव आयोग करेगा भी जब रास्ते हैं नहीं जाने के, तो उस समय इतनी तो कोई व्यवस्था थी नहीं। भाई पोले पार्टियां नावों से जाती थी, मैं वही बता रहा हूँ, नावों से पार करती थी। कि उधर गाँव है नदी के, तो इधर उतारी थी पोले पार्टी, नाव लगाई, नाव अपना किराया लेती थी, चुनाव से डीएम साहब देते थे जो भी है, और जाके वो पोले पार्टी उधर पार हुई, वहां से पैदल डब्बा ला दे और चढ़े ऊपर स्कूल में, जहाँ वो पढ़ रहा वहाँ पहुँच गए। तो बहुत मजबूरियाँ थी, बहुत कठिनाइयाँ परेशानियाँ थी। अच्छा, आपके दौर में किस किस डकैत ने
आत्मसमर्पण किया डर की वजह से, मतलब जो पुलिस की दहशत की वजह से। जैसे कहते हैं यहाँ पर दलजीत चौधरी आए जब, उस समय उन्होंने बड़ा शिकंजा कस दिया था डकैतों पर। तो कुछ डकैतों ने तो जो आत्मसमर्पण किया है वो डर की वजह से किया है, कुछ ने आत्मा की आवाज़ पर या स्वेच्छा पर किया है। ये थ्योरी कितनी सत्य है कि ऐसा है? हाँ। सबसे जो डकैतों पर प्रभावशाली वो रहा रतूड़ी साहब का रहा। अच्छा। क्योंकि तब साधन नहीं थे। आप दलजीत चौधरी साहब का नाम ले रहे हो, मैं भी रहा उनके साथ इटावा में। तो तब यहाँ साधन हो गए थे, सड़कें बन गई थी आने जाने के साथ। और अब सत्यता ये है, उन्होंने गैंगवार करा दिया था। मतलब आपस में डकैतों में सत्यता ये है, अब नहीं कहना चाहिए। कोई नहीं है तो खुल के। तो गैंगवार करा दिया जगीबन का और रज्जन का गुजरों का, उसमें उन्होंने सफलता पाई। अच्छा। अच्छा, रतूड़ी साहब ने किसी को मार पाया था डकैत को? किन किन डकैतों को? एक दिन क्षेत्र में मुठभेड़, उसका नाम नहीं याद है, उन्होंने पकड़ की थी, 6-7 थे। उनके साथ मुठभेड़ 6-7 मारे गए थे एक दिन में, आसी जंगल में। अच्छा, आसई में। आसई। अच्छा अच्छा। और एक जो मैं बता रहा हूँ, तो अटसू की पकड़ छूटी थी, उसमें एक मारा गया था और पकड़ छूटी थी। अच्छा। तो कई बार ऐसा नहीं होता था कि जैसे आपने किसी डकैत पर धावा बोला या उसको पकड़ने की कोशिश की, तो किसी लखनऊ से या दिल्ली से किसी बड़े नेता का फोन आ गया कि ऐसा है, वो मेरा आदमी है, ये इस तरह के दबाव भी तो होते होंगे जो आमतौर पर जो आजकल हम देखते हैं। पहले उस समय आदमी का मोरल थोड़ा अच्छा था, आदमी का चरित्र अच्छा था, ऐसा कुछ था। हाँ। पहले किसी नेता का फोन नहीं आता था। हाँ। अच्छा। ये दौर चला है बाद में। यानी पहले जो आदमी होता था उसके कुछ जीवन मूल्य हुआ करते थे। पहले जो राजनीतिक नेता थे वो संभवतः तब शायद कांग्रेस का वो था। तो कांग्रेसी में अब इस पर कांग्रेस कभी नेता ने कभी दबाव नहीं दिया। अच्छा। कभी न वो ये कहता था कि कर देना, नहीं करो ये कर दूंगा, परंतु कहते जी भाई ये काम है हमारे कार्यकर्ता है, इसको देख लेना, दबाव में कभी नहीं कहता। तो ये बाद में दौर चला। ये खिल्लू ये डकैत हुआ, अंदावा का मशहूर था खिल्लू, वो सबका गुरु था। अच्छा। मतलब डकैत तो था ही, उसमें नाम था 40-50 हजार। तो वो सब गैंगों का गुरु था। अंदावा एक जगह जमुना किनारे थी, पुलिस जाए बहेड़ा होते हुए तो दिखाई दे पुलिस आ रही है, तो पकड़े जितनी जाती थी उसी के पास जाती थी। खिल्लू किस सन की बात है ये खिल्लू तो सन 90 क्या वो हुआ, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब हमने 2006 में मार पाया था उसको। अच्छा। कई एसएसपी बसाल साहब लगे रहे, और वो परम क्या नाम था गोस्वामी साहब लगे रहे, कई एसएसपी लगे रहे थे, क्योंकि वो गुरु था सबका। तो ये हुआ डीजीपी साहब ने मीटिंग की थी वहाँ जालौन में, क्या खिल्लू मर जाएगा सारे गैंग मर जाएंगे। तो वो निर्भय का भी गुरु था, रज्जन का भी गुरु था, मतलब सबका गुरु था, फूलन देवी का सब आते थे, और वो ही पकड़े आती थी, वो रात भर मारता था। अच्छा। चिल्लाती थी, आसपास गांव मोहल्ले के देखते थे, और वो जाके दे दी, इस गैंग को दे दी, एक पकड़ इस गैंग को, ये करता था। अच्छा, हम आज जो आपसे बात, मैंने बहुत सारे डकैतों का नाम सुना, ये खिल्लू जो डकैत है ये नाम मैंने पहली बार सुना है। तो क्या ये जो एक तो वो था मुस्तकीम, बाबा मुस्तकीम, तो डकैतों ने ये बताया कि बाबा मुस्तकीम जो था वो डकैतों के गुरु थे? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। मुस्तकीम पहले था लाराम सीरा मुस्तकीम। अच्छा। उनके गैंग अलग थे, वो रहते थे ज्यादातर कानपुर देहात के उधर। वो मुस्तकीम किसी का गुरु नहीं था, उनमें आपस में चलती थी लाराम सीरा मुस्तकीम। अच्छा। वहीं से फूलन देवी का और वो एक महिला थी डकैत, उससे चला। ये खिल्लू मल्ला था अंदावा का। अच्छा। इसने दिलीप नगर से लेके वहां तक पूरी जमीन पे कब्जा कर रखा था और सब जोतता था। किसी किसान की हिम्मत नहीं जो जमीन को जोत ले। अच्छा। ये जमीन, ये किस कास्ट का था खिल्लू मल्ला था। अच्छा, मल्ला। अच्छा। तो ये जो कहा है, अब जमीन 2005 और 6 के बाद जमीन जोतना शुरू हुई है, फसल शुरू हुई है। कितना समय तक का खिल्लू का दौर रहा होगा? वर्ष कई साल रहा, 15-20 साल रहा उसका। अच्छा। और वो जब एक किस्सा आपको बता रहा हूँ, जब ये खिल्लू से मुठभेड़ हुई हमारी रात में, तो खिल्लू मारा गया, तो मल्लाओं ने कहा भी पथराव किया, वो किया लाश थाने में। तो एक बगेवत थाने में रख दी। तो एक बुढ़े आए और वो रोने लगे,
मैंने पूछा बाबा क्यों रो रहे, तुम क्यों रो रहे डकैत के में? तो उनका हो गए 70-75 साल के, तो मैं आज इसलिए रो रहा हूँ, ये खुशी के आंसू हैं, यार राक्षस मारा गया है। अच्छा। मैंने क्यों? कि मेरे नाती की पकड़ हुई थी और मैंने जो कहा भी जमीन बेच के पैसा इकट्ठा किया, इसको जाके वहाँ दिया और नाव में जो बैठा लिया और नाती को बैठा लिया और मेरे सामने पैसा भी ले लिया और मेरे नाती गर्दन काट के नदी में फेंक दी। तो इसलिए मेरे आंसू निकल रहे हैं कि आज ये राक्षस मारा गया है। तो वो क्रूर था। अच्छा। बहुत मारता था पकड़ो। अच्छा। वो मारा गया तो जनता इतनी खुश हुई थी, हमारा इतना अभिनंदन, हमारी पुलिस पार्टी का इतना अभिनंदन हुआ, इतनी खुश हुई जिसकी कोई सीमा नहीं। अच्छा, ये जो निर्भय गुर्जर था, लगभग जैसे खिल्लू डकैत की आपने कहानी बताई, निर्भय गुर्जर भी बड़ा मतलब ये बताया जाता है दुर्दांत था, बहुत क्रूर था, ऐसा कुछ था? निर्भय गुर्जर दुर्दांत था, उसकी असला पावर शक्तिशाली गैंग था, ये बात सही है। बड़ी पकड़े करता था। लगभग कितने लोग उसकी गैंग में होंगे? 30-40 गैंग रहते थे। अच्छा। कुछ स्थायी कुछ अस्थायी, जो मैंने बताया। तो उसमें एक 47 थी। आपने देखा होगा एक बच्चे की पकड़ हुई थी गुप्ता की। हाँ, छोटा बच्चा था। उसके साथ दारू पीता था और बच्चे को बगल में बैठाए रहता था। तो हमारी कौम में हुई, तो हमने पहली बार मीडिया ली साथ में, तो वो देखी तो एक अड्डी पे चूल्हा मिला हमें, हम उसको खरीद रहे हैं, हम ही खरीद रहे हैं चूल्हा को, काफी दिन फूडू चला सारा पे। तो उस बच्चे की पर रखी, ये नहीं छोड़ रहा था। तो हमारे मुखबिर में बकेवर ऐसो था, तो हमारे मुखबिर ने बताई कि वो बच्चा अयाना के गांव में है। अच्छा। खिल्लू वो निर्वैरमा कर दिया है। तो हम मेहरपुरा साहब कप्तान थे, अखिलेश मेहरपुरा, हमने उनसे कहा, बोले रामनाथ क्या करोगे? मैं साहब मैं जा रहा हूँ। हम डरते नहीं थे भगवान के अलावा। हमने गाड़ी दी, 3-4 सिपाही लिए, हम अयाना पहुँच गए, उस गांव में घुस गए। मुखबिर हमारे साथ था। हम मुखबिर को पैसा देते थे, उसका खर्चा देते थे। ऐसा नहीं है कि मुखबिर हमें अपनी जान दे दे और वो बेचारा घूम रहा है। तो उसने कहा था इस गली में घर है। मनोज जी हम गए, बच्चा मिला और हमने बच्चे को लिया, फिर हम रुके नहीं, रुकते मारे जाते। अगर रुकते मारे जाते, बच्चा को हमें सकुशल लाना था। तो हमने वहीं से फोन किया, वो नोकिया का मोबाइल था तब चल गया था, वो मोटा वाला बड़ा वाला। हमने कहा कप्तान साहब से, मेरे साहब वो बच्चा तो मैंने खींच लिया, भागे आ रहे साहब, यहाँ गिर जाएंगे, घर वो जंगल है आना का। तो वो बच्चे को सकुशल लाया, छुड़ा गई। अच्छा। उसके तो काफी आपकी मतलब एक लंबा समय आपने यहाँ पे गुजारा है और लगभग हर गैंग की ज्यादातर मुठभेड़ें भाई हर गैंग से हुई। निर्भय से तो 1-2 हुई, अंदावा तक आता था, वो उधर चला जाता। रज्जर से कई बार मुठभेड़ हुई, अरविंद गुर्जर से हुई। अरविंद गुर्जर से जब हुई, जब आपने शायद वो तो ऐतिहासिक पकड़ थी, एक डॉक्टर था कानपुर का बहुत बड़ा, उसकी पकड़ हुई थी, काफी उसमें सरकार की वो हो रही थी, तो उसकी पकड़ अरविंद गुर्जर के आ गई थी। तो यहाँ एक ऐसो रहे चांद हुसैन, उनसे वहाँ SSP ने कहा, रामेंद्र विक्रम साहब ने, कि भाई तुम बाहर रहे हो, चाहो संपर्क करो कैसे वहाँ के लोगों से, डॉक्टर छूटे, बड़ी आफत है सरकार से। वो बड़ा डॉक्टर था। तो और जाते न कुछ कह के हमें पता लग गया कि नगला किले में गैंग रुका हुआ है। नगला किले जमुना किनारे और लखना के आगे है बिहार में जी, वहाँ के प्रधान शरण देते थे। तो हमने अपने कप्तान साहब को नहीं बताया, मेहरपुरा साहब को। अच्छा। हमने SSP कानपुर से बात की, मेजा फोर्स भेज दो। उन्होंने 2 CO और PAC काफी फोर्स भेज दिया बखेवर में। तो बखेवर कस्बा के लोग के आज क्या होने वाला है, बहुत फोर्स है। हम रात के 10 बजे नगला किले पे गाड़ी खड़ी कर दी और जंगल में घुस गए। कितने लोग? मतलब 50-60 तो रहे? हाँ आराम से भाई, 3-4 गाड़ी PAC थी, पुलिस 6 CO थे। तो जैसे ही घुसे तो वहाँ घनघोर जंगल है। और मुखबिर ने कहा था इस समय भी गैंग यहाँ है। अच्छा। तो हमने कहा CO साहब से, करिए फायरिंग, पक्षी मरेगा या डकैत मरेगा और कोई नहीं मरेगा। तो मनोज जी बेहड़ को हमने फायरों से मतलब गूंज बरसा दी गोलियां। अरविंद गुर्जर की टांगे मोटी थी, भाग नहीं पाता था।
अच्छा तो उसमें पकड़े छूटी और वो डॉक्टर भी छूट गया। अच्छा। तो ये भागा, मेरे पास एक बड़े नेता का फोन आया कि अरे वो कहाँ, मैंने कि मुठभेड़ हो रही गैंग में। भैया साला गुजर माता चूस से हम तो गाली देते थे, कभी सारे सड़क धूप पे खूब खबरें आती थी, हमने कभी समझौता किया ही नहीं। अरे कि वो भागा नहीं जा रहा है और वो उसकी टांगे मोटी हैं, चल नहीं पाता है। तो हमने कुछ भी हो जाए, मर जाएगा। सीधा सवाल था। चले आए साहब मुठभेड़ करके। हमने मुखबिर से कहा। अच्छा, मुठभेड़ हुई तो उसमें किसी को मार पाया? नहीं, मार नहीं पाए, गैंग भाग गया। मतलब 4 ट्रक पीएसी और इतना सब। रात में जंगल है, अब क्या देख रहे हो, किसको मारे? तो चल रही है गोली, आ गया सीधा चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि फोन का प्रभाव हुआ हो? ना। अच्छा, वो तो हो चुका था। अच्छा। दूसरे दिन हमारे पास मुखबिर आया कि साहब डॉक्टर छूट गए। अच्छा, उस समय नहीं आपने जान पाई कि डॉक्टर छूट गए रात में? ना। अच्छा, चलिए, तो ये अच्छा, ये तो बड़ा डॉक्टर छूट गया, पता करो कहाँ है। हाँ। तो हमने फिर कानपुर कप्तान साहब से बात करी। इधर कप्तान साहब बड़े नाराज कि तुमने हमें नहीं बताया, और जाके फोर्स कानपुर एसएसपी को कह के फोर्स बुला लिया। हमेशा मजबूरी थी, आउट हो जाती बात है। तो बे एसओ साहब जो चांद हुसैन भेजे थे बात कर गए, बे थाने में उस रूपनगर एसओ थे, उनने जाके उन्हें बताया ही नहीं। कैसा हम ही मिल के आए, पर उनको भी नहीं पता था कि डकैत छूट गया, डॉक्टर छूट गया। तो उनने जो कहा है, डॉक्टर के घर पुलिस भेजी कप्तान साहब ने, तो पता किया, हाँ साहब डॉक्टर साहब आ गए, कहते हाँ के बुला रहा हूँ। डॉक्टर साहब उनने अपने बगले बुला लिया और हमने कच्चा चिट्टा बता दिया था चांदो सेने का, ऐसे ऐसे आए, ये कर ले गए। अब वो इसमें नहीं कहूँगा। तो उन्होंने बुलाया कि हाँ भाई चांद हुसैन क्या हुआ, कैसा, वो छूट जाएगी, वो डॉक्टर बात हो गई है, मैं बात करे आया फलाना ठिकाना। बोले अच्छा। फिलहाल वो कबूले नहीं कि हम क्या करके आए। तो क्या सही बताना, उन्होंने घंटी बजाई, अंदर से डॉक्टर साहब बुलवा लिया। उन्हें एसओ साहब का फक चेहरा पड़ गया। अच्छा, वो पहले ही ऐसा वो आ चुके डॉक्टर, उनसे पूछ लिया था उन्होंने कि क्या करके आए साहब, आपके साथ एसओ साहब गए थे, ये करे आए, हमसे ही करा लाए। तो वो पकड़ छूटी। एक्चुअल में अच्छे डॉक्टर थे, उससे 5 करोड़ की मांग हो रही थी उस जमाने में। और क्या, बड़ा डॉक्टर था। अच्छा, शासन इस तरह से, डीजीपी सबकी होलिया खराब गई तो छूट गए, वो तो भगवान की कृपा से। तो ऐसे करके मुठभेड़ हुई। एक बार लवेदी क्षेत्र में मूसेपुरा जंगल है, आसई का बहुत घना जंगल है, वहाँ पत्रकार खो गए थे। अच्छा। वहाँ परम सुंदरी और कोमल से मुठभेड़ हुई। कैसे हुई कि हमारी 9 आदमी की टीम थी। एक एसके सिंह एसओ थे, वो मैं था। शाम को 9 बजे 10 बजे निकलते थानों से, और ऐसे जैसे बैठे ऊंची टीकरी बैठ गए। तो गैंग हमेशा अड्डी छोड़ता था 2 टाइम, या तो शाम को छोड़ेगा 8-9 बजे, जो 12-1 बजे तक खाना खा के दूसरी अड्डी पकड़ेगा 3-4 किलोमीटर जाके, या वो छोड़ेगा सुबह 3 बजे, तो निकलेगा तो 6-7 बजे पहुंच गया, वहाँ खाना वाना बनाएगा, अपना खाएगा पिएगा। तो हम लोग बैठ जाते थे। तो आप हम ऐसे ही बैठे थे, तो एक आदमी जमुना से मछली लटकाए, ऐसे जैसे रास्ता भी आए हो, ऐसे जा रहा था। तो हमने कहा धीरे से, एसके सिंह ये साला मछली ले जा रहा है, और ये गैंग में जा रही है, 1 बजे कहाँ घर थोड़ी मछली जाएगी। तो हम दोनों आदमी उसके पीछे पीछे थोड़े अंतर से 10-20 मीटर के अंतर से चल दिए। तो चलते चलते वो खार में टर्न हुआ तो मुड़े तो देखा तो आग जल रही थी, चूल्हा जल रहा था गैंग का, गैंग रखा, वो संतरी ऊपर खड़ा था साला। तो खुर हुई जिसकी झाड़ी होगी। तो आप वर्दी में थे कि? वर्दी में, अरे रात। तो खुर हुई तो हमारी निगाह चली गई, ये संतरी मारेगा गोली से। एक 47 जब पहला भ्रष्ट खोला, संतरी नीचे आ गया। अच्छा। उसका नाम था परम सुंदरी, संतरी का। हाँ, अच्छा था, जेंट्स नाम ये था। गैंग पड़ा था, तो वो सारा गैंग भागा। एक डीसीएम सामान छूटा, आटा, दाल, चावल, असला, जूता, चप्पल, और उसमें करीब 1 दर्जन पकड़ छूटी। अच्छा। भाई पकड़े फिर भागती हैं इधर उधर।
तो ये क्या किस गैंग का क्या नाम गैंग ये यही परम सुंदरी गैंग था, अच्छा वो खुद का ही गैंग था। अच्छा। बैठा था, रोटी बन रही थी, पकड़े रोटी बना रहे थे और चल रहा था छोटा गैंग, बड़ा नहीं था। तो फिर 2 दिन बाद वो पकड़े आई, छूट गए के साथ खुशी मनाए हुए, तो दिखाई गई कि छूट गए, ऐसे गोली चली भाई। तो काफ़ी घटनाएं ऐसी सामने आई, रात में आती थी ओरिजिनल। कोई मेरी जल्दी चौरी से बात हुई, उन्होंने कहा मेरे साहब आपने रेट कैद मार डाले। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुमने मैंने हमारे कहे तुम्हारे इनकाउंटर सारे सही है। अच्छा। उन्होंने कबूला। तो उन्होंने कहा कि मेरे साहब बताओ क्या रामनाथ, क्या मैं गोली नहीं मार पाया किसी डकैत को, मेरी तमन्ना आगे गोली मरवा दे किसी से। मैंने आप बताओ साहब, मैंने मेरे टारगेट पे निर्भय है इस समय। मैंने कहा उनसे, उन्होंने कहा ना ना नहीं निर्भय नहीं, तुम उससे वो था एक करोड़ी पाठक विधायक, और विधायक नाम था उसका, गैंग था उसका, तो उसको मरवाओ। ठीक है साहब देखते हैं। मनोज जी, ऐसा समय आया कि हम 1 बजे लौटे थाने, और मुखबिर मोटरसाइकिल से आ गया हमारे पास। हमारे मुखबिर बहुत पेट थे। अच्छा। विश्वास पाता आया कि साहब चलो, दिखाए कि करोड़ी पाठक वहाँ दिलीप इनका लाल बाबा का आश्रम है, लाल बाबा का था ना? उसके पास ही के गैंग पड़ा है। तो हम भैया लौट दिए, तो 2 सिपाही हमारे साथ थे, 2 सिपाही महिवा से लिए पिकेट वाले, और जाके पहुंच गए, वहाँ बैठा दिया। जैसे इस समय बैठे ऐसे ही रास्ता थी, तो करोड़ी पाठक निकला, हाथ में राइफल लिए, बंदूक और तमंचा लिया था। वो एक महिला के पास जाया करता था वो पुरावली में। वो गैंग छोड़ गया, और पकड़े थी तो उनको रखाने के लिए वो गैंग में पड़ा था। तो हो गई, उससे लगी गोली उसके, ये मेरा घेरा बड़बड़ा के। तो दिल्ली चौई साहब बड़े नाराज वायरलेस किया कि तुमने हमें नहीं बताया, मैं आपको बता दिए निकल जाता। आता ही नहीं अड्डे पे, ये इतना समय ही नहीं था। तो ऐसे हुई, वो इत्र का व्यापारी छूटा। अच्छा, उनकी करोड़ी पाठक विधायक तो कन्नौज का, वो आया 2 दिन, 2 लड़के और छूटे थे। उसने पूरा किस्सा बताया कि साहब वहाँ थे, और ऐसे ऐसे आप गोली चली तो हम भाग खड़े हुए, तो जो हमें रखा रहा था उसको हम मार के और कम्बल उड़ाया है वहाँ। अच्छा। तो वार्ता पूरी की उससे, हम उसके साथ गए, तो मनोज जी वहाँ कम्बल में ढका हुआ मिला, मरा हुआ डकैत। अच्छा। फिर उसका कराया नियम अनुसार जो भी होता है। तो ऐसे जो अचानक मुठभेड़ होगी, अकस्मात मुठभेड़ होगी, वो मुठभेड़ होगी, उसमें कैजुअलिटी होगी थोड़ी बहुत, बनावटी होगी उसमें जैसे टांग में गोली मार के। नहीं, इसमें नहीं कमेंट करेंगे। नहीं, हाफ एनकाउंटर और ये सब नहीं, तब एनकाउंटर होते थे। अच्छा। एक दरोगा जी थे, नाम भूल रहा हूँ, उनके पेंट में लेटरिन हो गई थी जब गोली चली रज्जन से। तब रज्जन तो बड़ा, जब ये गोली जब सांस निकलती है कान से, तो अच्छी हवा खराब हो जाती भाई। तो जिसमें तो हिम्मत वालों का काम है। अब ऐसे बेचारे मारे गए मुठभेड़ में। अच्छा, सब जाके बताऊं।